में। तो जैसे कि डीसी मशीन का पार्ट 1 आपने देखा, आज पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे शॉर्ट पॉइंट जितने डीसी मशीन के हैं, और 20 मिनट के अंदर जितना से ज़्यादा आपको कवर कराया जा सकता है। तो जैसे डीसी मशीन पार्ट 2 में हम लोग आज बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की शॉर्ट नोट्स की सीरीज है। इसमें 20 मिनट के सारे टॉपिकों के हम लोग वीडियो बना रहे हैं 3-3, और उसमें सारे जितना भी कुछ होता है, सारे शॉर्ट पॉइंट जो होते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। तो कल के हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था E बराबर 5p/Zn/60A। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लैप बाइंडिंग होती है, एक वेव बाइंडिंग होती है। तो लैप बाइंडिंग में जो A है वो बराबर होते हैं P यानी कि पोल के, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, एंड वेव बाइंडिंग में आपका A जो होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं 2। पिछली वाली वीडियो मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताया था ये सब। तो अब इसको यदि आप इसमें पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि यदि बाइंडिंग लैप बाइंडिंग है तब आप पाएंगे A बराबर जब P रहेंगे तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 5Zn/60। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है, देखिए निचोड़ समझिए आप बात का क्या है। बात का निचोड़ के ये आएगा कि 2 पोल की कोई मशीन है, यदि उसमें हम लैप बाइंडिंग करते हैं, इतना स्पीड है, इतना फ्लक्स पर पोल है, इतने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। अब यदि उसी मशीन में 4 पोल लगा दें और वेव बाइंडिंग करते हैं तो उसका ईएमएफ कितना होगा? सभी लोगों को पता है, जो कैपिटल ए की इक्वेशन है, डीसी जनरेटर की इक्वेशन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है। अब सेकंड बात करते हैं वेव बाइंडिंग। यदि आपकी वेव बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग में क्या है, आप ए बराबर रखेंगे 2 तो ई बराबर हो जाएगा 5pZn/120। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता क्या है, नंबर ऑफ पोल्स जैसे किसी मशीन के लिए एक बार फिक्स कर दिए तो फिक्स कर दिए, वो बढ़ते नहीं है। अब इसके बाद यदि आप कांस्टेंट आप देखें, इसी वाले इक्वेशन में देखें तो आप पाएंगे PZA60, ये सब कांस्टेंट है। तो भाई नॉन कांस्टेंट क्या है, E1/E2 यानी जो वेरिएबल हैं बराबर 5N1/5-2N2। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं जेई के एग्जाम में हो, चाहे TG2 का हो, कि फ्लक्स पर पोल इतना है, स्पीड इतनी है, तो ईएमएफ इतना बना रहा है। अब यदि फ्लक्स नया फ्लक्स पर पोल दे देगा, नई स्पीड दे देगा, तो पूछेगा नया ईएमएफ जनरेट डीसी जनरेटर में कितना होगा, तो आपको बताना है इतना होगा। इसके बाद अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग से रिलेटेड एक चीज रह गई जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब हम लोग बात करते हैं लैप बाइंडिंग की और बात करते हैं वेव बाइंडिंग की, सीधी सी बात है, होती है भाई साहब लैप बाइंडिंग, ये होती है वेव बाइंडिंग। अब लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग में क्या है, हम इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, लैप बाइंडिंग में। अब क्वेश्चन आता है इक्विलाइजर रिंग का यूज आप लोग कहाँ करते हैं, हम लोग इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं लैप बाइंडिंग में। क्यों करते हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहे, फॉर सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। वेव बाइंडिंग में काहे का यूज करते हैं, वेव बाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग का यूज नहीं करते हैं। अब वेव बाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं डमी कॉइल का। अब डमी कॉइल का यूज कहाँ करते हैं, वेव बाइंडिंग में डमी कॉइल क्यों करते हैं, फॉर मैकेनिकल बैलेंसिंग। इस प्रकार होते हैं आपके शॉर्ट पॉइंट। अब जो कि आपको एकदम रटे रहना चाहिए, यदि आप लोग एक पॉइंट भी नहीं जानते हैं तो आप कंपटीशन की दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर है। इसके बाद जैसे कि बात करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोगों को पता होंगे ये पॉइंट, लेकिन तब भी एक बार रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो बनाया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट की, कि GNA MNA आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा कि जनरेटर से रिलेटेड 4 पॉइंट आपके। पहली चीज, जनरेटर राइट हैंड रूल पे काम करता है फ्लेमिंग के। सेकंड पॉइंट, जनरेटर में देखो नो लोड पर GNA और MNA फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। MNA घूमेगा, GNA हमेशा फिक्स रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है ब्रश कहाँ रहते हैं,
ब्रश हमेशा MNA पर रहता है। फोर्थ पॉइंट आएगा, जब MNA घूमा तो किधर घूमा, जिस तरफ आपका जनरेटर घूमेगा, जनरेटर जिस डायरेक्शन में घूमेगा उस डायरेक्शन में आपका MNA घूमेगा। सिंपल सी बात है, MNA मूव्स टुवर्ड जनरेटर डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये चार्ट और आपके शॉर्ट पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं जैसे कि जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, डीसी मशीन कितनी टाइप की। सिंपल सी बात है, जो इंपॉर्टेंट डीसी मशीन है कि सेपरेटली है, सेल्फ है, क्या है, तो जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होती है वही हम लोगों के में आती हैं। तो डीसी मशीन आपकी बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं आपकी। एक होती है सीरीज, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग, यदि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग की सीरीज में है तो बोलेंगे सीरीज मोटर, पैरेलल में है बोलेंगे शंट मोटर, सीरीज पैरेलल दोनों में है तो बोलेंगे कंपाउंड मोटर। देखिए कैसे, जैसे कि ये है आपका रोटर यानी आर्मेचर वाइंडिंग मान लीजिए। अब यदि सीरीज में इसके फील्ड वाइंडिंग आपने लगा दी तो ये कहलाएगी भैया सीरीज मशीन, चाहे सीरीज मोटर। यदि आपने यही वाइंडिंग, आपने सभी लोगों को पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, यदि यही आपने पैरेलल में लगा दी तो इसको बोलेंगे आप शंट, और यदि यही आपने यहाँ लगा दी तो बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड आपका 2 प्रकार का होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड, ये हो गया भैया सीरीज शंट कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या, कंपाउंड 2 तरीके का होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। यदि जो फ्लक्स शंट फील्ड में जा रहा है और जो फ्लक्स सीरीज फील्ड में जा रहा है, ये दोनों फ्लक्स यदि जुड़ जाएं तो बोलेगा कम्युलेटिव कंपाउंड, और दोनों फ्लक्स यदि एक दूसरे का अपोज करेंगे यानी कि φSH माइनस φSE हो जाए तो बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड। भाई यहाँ क्या होगा, ये φSE होगा, ये किसके तहत फ्लक्स बनाएगा, करंट के तहत। अब जो क्वेश्चन से नहीं आए, क्वेश्चन क्या आएंगे उस पर बात करते हैं सीधी। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड से एक ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं शंट फील्ड और सीरीज फील्ड की, तो शंट फील्ड में रेजिस्टेंस होता है आपका ज़्यादा और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस होता है कम। सभी को पता है, जब इस सीरीज मोटर हम बना रहे हैं, यदि इसका रेजिस्टेंस हम कम नहीं रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो करंट कम आएगी और लॉस ज़्यादा होगा इस करंट से। इसका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। आप सीधा एक पॉइंट याद रखिए, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होता है, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा, और जब भी शंट फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो R बराबर होता है रो L बाई ए। रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया कम, यानी कि जो वायर है वो क्या हो गया, वायर पतला, इसका एरिया हो गया पतला। सीधी सी बात है, थिन वायर रहेगा आपका और मोर नंबर ऑफ टर्न रहेंगे। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई भी टीचर है, कोई भी स्टूडेंट जब भी शंट फील्ड बनाता है तो उसको इस तरह बनाता है। तो यहीं से देखते हो, जब भी कोई आदमी सीरीज फील्ड बनाता है तो ऐसे बनाता है, 2 थोड़ मोड़ कर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या रहेंगे आपकी, ज़्यादा रहेंगी, एन आपकी ज़्यादा रही, एरिया आपका पतला रहा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, मोटे तार का प्रयोग करेंगे एरिया ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। यही बेसिक से क्वेश्चन जो ITI लेवल वगैरह में आते हैं और जेई वाले हर लड़के को ये सब याद रहता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये 3 प्रकार की होती है डीसी मोटर में बेसिकली, इसी की इम्पोर्टेंट है, एन वर्सेस IA, एन वर्सेस टी और टी वर्सेस IA। ये 4 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये तीनों आपको पढ़नी होती हैं। इसमें भी क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक आप लोग पढ़ेंगे, सीरीज की, शंट की, कम्युलेटिव की, डिफरेंशियल की पढ़ना होगी, चारों मोटर की। इसको ऐसे, जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक उठाएंगे आप, एन वर्सेस IA। सभी लोगों को पता है शंट मोटर क्या होती है भाई, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। शंट की आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो बनेगी, यदि ये एन है तो ये IA है तो बनेगी इस प्रकार।
समझिएगा, हल्का सा डाउन होगी। यदि आप आर्मेचर करंट या लोड करंट जो है आपकी वो घटा बढ़ा रहे हैं तो हल्की सी डाउन होगी। इसके बाद ये हो गई शंट की। सीरीज की आपकी होती है इस प्रकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद कम्युलेटिव कंपाउंड की, डिफरेंशियल कंपाउंड की, ये होती हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एन वर्सेस आई ए की डीसी मोटर्स की। अब जब बात करते हैं एन वर्सेस टी की, तो मैंने पहले दिन आपको बताया था टी बराबर होता है के फाई आई ए। यहीं से निकल के आता है T1 बटे T2 बराबर IA1 बटे IA2 इंटू फाइव वन बटे फाइव टू। इसमें क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब T बराबर के फाई आई ए है, सीरीज हो गया, T बराबर है के फाई आई ए हो गई टॉर्क की आपकी इक्वेशन। अब आप देखिए यदि फ्लक्स कांस्टेंट है एक प्रकार से, तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम जो आई ए के सापेक्ष हम लोग बना रहे थे वही टॉर्क के सापेक्ष बनेगी। तो यही आई ए और टॉर्क, यही आपकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी एन वर्सेस टी की। थर्ड नंबर की जो करेक्टरिस्टिक है आपकी, ये है टी वर्सेस आई ए। इसमें हमने आई ए को रखा, टी को रखा यहाँ पर। अब क्या है जो इसमें आप सीधा से समझिए कि टॉर्क और आई ए की आप किस प्रकार बनेगी शंट की। सीरीज को आपको बनाना है, सीरीज की बनेगी आपकी इस प्रकार, थोड़ी देर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिर हो जाएगी। कम्युलेटिव की बनेगी आपकी यहाँ पर, डिफरेंशियल की आपकी बनेगी यहाँ पर। कम्युलेटिव कंपाउंड है और ये डिफरेंशियल कंपाउंड। ये रही आपकी करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, मैं इतनी करेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, आप पेपर खोल के देखेंगे सिंपल क्वेश्चन आता है करेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार का। ये सभी लोगों को आता होगा, शॉर्ट पॉइंट है कि ये दे दिया आपको, यह कैरेक्टरिस्टिक्स किस मोटर की है, तो यह है सीरीज मोटर की इस प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं डीसी जनरेटर की। तो अब आप लोग बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक की। जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है डीसी जनरेटर की, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आती है, लेकिन इसमें आप सीधा समझिए होती है टर्मिनल वोल्टेज इनटू वर्सेस लोड करंट के बीच में। पहला क्वेश्चन यही आएगा। सेकंड आप देखिए, ये आपका वी है, ये आई एल है, जल्दी समझने की कोशिश करिएगा। और ये है आपका ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए ए बनी लेवल कंपाउंड की, लेवल कंपाउंड की कहाँ है, ए है। इसके बाद ए बनी ओवर कंपाउंड की, ए बनी अंडर कंपाउंड की, ए बनी संट की, ए बनी आपकी डिफरेंशियल की, और ए बनी आपकी सीरीज की। तो आपने देखा जो आई एल है यानी कि एक प्रकार से नो लोड वोल्टेज है, यहाँ पे फुल लोड वोल्टेज है, ये फुल लोड है, ये नो लोड वोल्टेज है, ये आपकी लोड करंट है। तो ये रही आपकी डीसी जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से डीसी मशीन के और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो अब हम लोग बात, तो
अब हम लोग बात करते हैं डीसी जनरेटर की कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जैसे उसमें हम लोग बात करेंगे जैसे स्टार्टर की। अभी अगले लेक्चर में हम लोग और स्टार्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टर आप जाते जाते समझ लीजिए। स्टार्टर आपका होगा एक 2 पॉइंट स्टार्टर, एक 3 पॉइंट, एक होगा 4 पॉइंट। 2 पॉइंट से चलाते हैं डीसी सीरीज को, 3 पॉइंट से चलाते हैं शंट एंड कंपाउंड बोथ, और 4 पॉइंट स्टार्टर से चलाते हैं कंपाउंड को एंड शंट को। चल जाता है दोनों, लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ जाएगा 3 पॉइंट स्टार्टर से किस एक इकलौती मोटर को लगाते हैं तो वो शंट ज़्यादा अच्छा है, 4 पॉइंट से किस को चलाते हैं तो वो उसके लिए कंपाउंड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन है तो आप दोनों लगाइए। यदि दोनों ऑप्शन में अलग अलग है कि ये ऑप्शन आपका शंट है, बी ऑप्शन आपका कंपाउंड है, तो आप लगाइए शंट 3 पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए आप लगाइए कंपाउंड। अब इसके बाद एक पॉइंट आपका रह जाता है, डीसी मशीन में मैक्सिमम पावर कब होती है। देखिएगा ये यूपीपीसीएल में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कई जेईई के एग्जाम में मैंने खुद देखा है, क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम पावर डेवलप्ड। अब यदि पूछे डीसी मोटर में तो आप लगाइए EB बराबर V/2, और कितनी होगी मैक्सिमम पावर 50%। यदि पूछे डीसी जनरेटर में तो क्या होगी V बराबर EB/2, और कितना परसेंटेज पावर होगा 50%। जो लोग स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टडी या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का पेपर बहुत अच्छी तरह देते हैं और अच्छी तरह तैयारी करते हैं, उन लोगों को खुद पता होगा कि ये शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों को ये सारे पॉइंट रटे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब सबसे बड़ी बात आती है डीसी मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 80 to 85%। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने एक पार्ट और में पार्ट सेकंड डीसी मशीन पार्ट सेकंड में मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट बताने की कोशिश की, और मेरा नाम राहुल साहू है। और यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PKR टेक क्लासेस में आपको हमारे चैनल में सारे पेपर्स, जितने भी पेपर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल जेईई से रिलेटेड, सब कुछ आपको हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।